एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मेरे साथ हैं और मैं हूँ इमरान हसन। कैमरा ऑन होते ही पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ गई, लेकिन बहुत जबरदस्त आ गई। आई होप आपकी बहुत ही खूबसूरत सी सुबह शुरू हो चुकी है। लाहौर की सुबह आज बहुत खूबसूरत है, शायद सबसे खूबसूरत सुबह आज मैंने देखी है, जितनी भी सुबह यहाँ पे मैंने देखी है। आई होप बाकी शहरों में भी अच्छी है, क्योंकि मौसम थोड़ा सर्द भी है, कुछ शहरों में बारिश भी है और बहुत से इलाकों में नॉर्दर्न एरियाज में तो बर्फबारी भी होगी। बिल्कुल, और बर्फबारी के बाद जो मैं वहाँ पर सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी देख रही, लोगों ने एंजॉय भी किया, इसके साथ साथ सेफ भी रहना है, क्योंकि बर्फबारी में वैसे भी रास्ते और ये सारी चीजें होती है, तो आपने ख्याल से जाना है। सोशल मीडिया पे तो एक ही चीज के चर्चे थे, वो थे शफकत महमूद साहब, जो जबरदस्त मीम स्टूडेंट्स ने बनाई है। द वे दे आर हैप्पी बिकॉज़ गवर्नमेंट 26 तारीख से तालीमी इदारे बंद कर रही है, बच्चों के वजीर आजम, और इसी हवाले से हमारा पोल भी है। एग्जैक्टली, और ये पोल हम अनाउंस करते चलते हैं कि जो हुकूमत ने फैसला किया स्कूल्स को बंद करने के हवाले से कोरोना की वजह से, क्या ये फैसला आपको लगता है दुरुस्त है या नहीं? वक्त है। एग्जैक्टली, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप मीम्स तो एंजॉय करें, लेकिन उस पोल में अपने जो राय है उसका भी इजहार करें। और फील आ रही है कि लोग कहेंगे कि बिल्कुल बर वक्त है और दुरुस्त है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स भी हमें देखते हैं। खैर, देखते हैं व्हाट कम्स आउट, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को हेडलाइन से। हेडलाइंस आपने जानी। मौसम की सूरत हाल, जैसे मैं आपको कहती हूँ, लाहौर की सुबह आज बहुत खूबसूरत थी। लाहौर के वेदर यानी कि मौसम और दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 रहने वाला है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 12। इसके साथ साथ बात की जाए तुर्बत की, तो इसका मैक्सिमम दर्जा हरारत 25 होगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 16 रहेगा। अच्छा, इससे आगे बात हो रही है अटक की। अटक मेरा जिला है, जहाँ से बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज इसका जिक्र करते हुए, और पाकिस्तान का बड़ा शहर है, बड़ा जिला है। अटक में जनाब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। उसके बाद जिक्र करें हम सवात का, तो ज्यादा से ज्यादा -3 और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है, यानी कि बालम जब्बा वगैरह में ये मनाजिर आप देख रहे हैं। शदीद बर्फबारी भी हो चुकी है और बर्फ की चादर ओढ़ चुकी हैं ये सारी पहाड़ियां, और वादी सवात इस वक्त शदीद ठंड है वहां पे। ठंड की बात की है, लेकिन कुछ सियासी दर्जा हरारत की अब हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करें ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की, तो कोरोना वबा और हुकूमती पाबंदियों के बावजूद पीडीएम के जलसे जारी हैं। जलसों में हुकूमत और इदारों पर तनकीद के साथ साथ कोरोना एसओपीज को भी मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी की बात की जाए तो वो भी मुल्क भर में जलसे कर रही है, वहां भी कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ाया जा रहा है, जिस पर वजीर आजम समेत दीगर वफाकी वज़रा का सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। ऑपोजिशन कोरोना फैलाव का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। वहां पर अवाम को पीडीएम के जलसों का बाइकॉट और मोहतात रहने का भी मशवरा दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो उन्हें पीडीएम का 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में जो होने वाले जलसे हैं उसकी इजाजत ना देने का फैसला किया है हुकूमत ने, जिस पर पीडीएम रहनुमा डटे हुए हैं और शेड्यूल के मुताबिक हर सूरत जलसे करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, एक जानिब कोरोना है और दूसरी जानिब ओपोजिशन का हुकूमत की जानिब से दबाव का रोना है। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? कल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, हमने आपको कल खबर दी थी मरियम नवाज साहिबा की, जो ग्रैंड मदर है उनके इंतकाल की, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने जलसे के अंदर कहा था कि हुकूमत को तौफीक नहीं हुई इखलाकी तौर पर कि मुझे बता ही देती, लेकिन कुछ सहाफ़ी हज़रात ये कहते हैं कि वहाँ पे तो इंटरनेट चल रहा था। मरियम साहिबा ने ऐसी बात क्यों की? रात को एक बड़ा इंपॉर्टेंट बीपर किया, टेलीफोनिक गुफ्तगू की मरियम नवाज साहिबा से मंसूर अली खान साहब ने, हमारे सीनियर एंकर हैं, और उनसे यही बात उन्होंने पूछी। तो मरियम साहिबा ने एक बार फिर कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ। मरियम साहिबा ने क्या कहा, जरा सुनाते हैं, दिन मंसूर साहब से बात करते हैं। इस वक्त पीडीएम का एक जलसों का सिलसिला जारी है, तहरीक जारी है पीडीएम की, तो पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से या प्लानिंग के हवाले से इसमें कोई तब्दीली होगी? क्या ये जलसे इसी तरह ही चलते रहेंगे? देखिए, जो तो अभी फौरन उनकी तदफीन तक या उसके कुछ दिन बाद तक जो जी, पीडीएम के जलसों के हवाले से बात करें, मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, आपने सुबह सुबह में ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी कल आपने जो रात को इंटरव्यू किया मरियम नवाज साहिबा का, उन्होंने इस सारी जो सिचुएशन है और साथ साथ जलसों की बात की जाए, दादी के इंतकाल की खबर ना मिलने का भी मलबा उन्होंने हुकूमत पे डाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। सबसे पहली बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी मेरे
फोन के सिग्नल्स ही चले गए थे जब हम पेशावर की हदूद में एंटर हुए, और मेरे अलावा जितने मेरे साथ पार्टी के अरकान थे सबसे कांटेक्ट जो है वो आपस में लूज हो चुका था। तो जहां तक इंटरनेट की बात है तो वो चूंकि फोन ही यूज करती हैं, 4G का इस्तेमाल करती हैं, तो उनका ये कहना है कि मेरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेट हो गया था और मुझ तक किसी किस्म की कोई खबर नहीं पहुंच रही थी। हमने थोड़ा सा इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेट किया और वहां के मुकामी सहाफियों से मेरी कल गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, फोन के सिग्नल्स वहां पे मौजूद नहीं थे, यहाँ तक कि PTCL की इंटरनेट डिवाइस भी वहां पे काम नहीं कर रही थी। लेकिन हो सकता है कि दूसरी इंटरनेट डिवाइसेस वहां पे जरूर काम कर रही हो, लेकिन ये फैक्ट है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जब ये खबर मौसूल हुई मीडिया के नुमाइंदों को, सबसे पहले वहां पे चूंकि उनके DSNGs वहां पे मौजूद थी, सैटेलाइट के जरिए राब्ते थे उनके अपने PCRs के साथ, NCRs के साथ, तो उन तक ये खबर पहुंची। तो उनकी भी कोशिश थी कि किसी तरह मरियम साहिबा तक ये बात किसी तरह पहुंचाई जाए, लेकिन चूंकि स्टेज तक एक्सेस नहीं होता तो इसलिए खबर थोड़ी सी लेट पहुंची। लेकिन उनकी ये तनकीद कि हुकूमत ने मुझे इत्तला नहीं दी या हुकूमत के अरकान ने मुझे नहीं बताया, हुकूमत का ये कहना है कि जी हमारा ये काम नहीं था, दिस इज नॉट अ जॉब कि हम आपकी फैमिली के हवाले से जो है ये खबर हम आप तक पहुंचाएं। तो आपका ये क्रिटिसिज्म जो है थोड़ा सा नाजायज लगता है। सही। अच्छा मंसूर, जलसों की जानिब आ जाते हैं, चूंकि इसके ऊपर मुसलसल बात भी हो रही है, ओपोजिशन डटी हुई है। हुकूमत ने कल तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया, आज देख रहे हैं कोरोना केसेस 38,000 से ज्यादा हो गए, यानी कि सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है, कोरोना बढ़ रहा है। ये सूरत हाल अब किस जानिब आपको जाती नजर आती है अवामी मफादात के तनाजुर में? हम अगर बात आपने बिल्कुल बात सही की। जब यहाँ पे स्कूल्स बंद हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले सिंध के हवाले से भी खबर आई है कि वहां पे जिम्स भी बंद किए जा रहे हैं, पार्क्स बंद किए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑपोजिशन अपने जलसों के टाइम स्केड्यूल को किसी तौर पे चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने रात को सवाल भी इसी हवाले से किया था कि क्या उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मरियम नवाज का ये कहना था कि हमारे स्केड्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह लग रहा है जैसे ऑपोजिशन जो है वो इस बीमारी को सीरियसली लेना ही नहीं चाहती, वो समझ ही नहीं रही कि ये बीमारी किस हद तक फैल रही है, कितनी तेजी से फैल रही है। लेकिन जवाब वो ये बनाती है कि जी गिलगित बल्तिस्तान की जब कैंपेनिंग हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रही थी, उन्होंने तो अपने जलसे नहीं रोके थे। तो जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे अक्सरियत मिल गई, अब आपको हमारे जलसों पे क्यों एतराज हो रहा है? जब उनका ये समझना है कि हमारा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, हम अपने टारगेट के करीब पहुंचते जा रहे हैं, तो इस बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर फैक्चुअली देखा जाए तो ये हकीकत है कि इस बीमारी को ना तो लग रहा है हुकूमत सीरियसली ले रही है और ना ही ऑपोजिशन सीरियसली ले रही है। अच्छा मंसूर, चूंकि हम इंटेलिजेंस एडवाइजरी की भी बात करें, उन्होंने भी कोरोना को मुल्की सलामती का मसला करार दिया है। ऑपोजिशन और हुकूमत की बात कीजिए, इन दोनों का चूंकि ये बहुत मेजर इशू है, लोगों की जिंदगियों का मामला, इसमें इतना जो तजाद क्यों है, पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है इस वबा के हवाले से? आई थिंक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो तो ये है कि आपस में इसमें कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। और उसकी वजह यही है कि एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक चल रही है, अवामी मसाइल जितने भी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जो आपस में बातचीत के जरिए मसाइल हल होने चाहिए, उस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अगर कितना अच्छा होता कि हुकूमत और ऑपोजिशन इस बीमारी का मिल के मुकाबला करती। और डे वन से हम ये देख रहे हैं कि जब से ये बीमारी पाकिस्तान में आई है, आपस में इनका किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अपने अपने मफादात के लिए अगर इन्होंने कोई कानून साजी करनी हो, तनख्वाहें बढ़ानी है, तो उसके लिए आपस में इकट्ठे बैठ सकते हैं। और इसके अलावा चंद ऐसे इंटरनेशनल इशूज हैं, फैटफ का जिस तरह मामला हो गया, उसके अंदर इकट्ठे बैठ सकते हैं। लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए जहां पे उनकी जान और माल खतरे में है, जाहिर बात है मईशत को भी हिट करेगी, उस सिलसिले में ये आपस में इकट्ठे बैठ के बात तक नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस ही किया जा सकता। अच्छा, रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए जिसमें मरियम नवाज ये कहती हैं कि तारीखी शिकस्त हुई क्योंकि हुकूमती जमाती तहरीक इंसाफ कम से कम सादा अक्सरियत ले लेती। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि बयानी को, PDM के बयानी को मुस्तरद कर दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने। कल आपने जब मरियम साहिबा से बात की, एक तो उनके लफ्ज़ों ने आपको किस हद तक इस बात पर यकीन दिलाया कि मरियम साहिबा इस वक्त इस बात पर फर्म यकीन के साथ आगे चल रही है कि जो उन्होंने जनवरी में हुकूमत के जाने की बात की है वो होगा? और नंबर दो, ये जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ऑपोजिशन की, आपको लगता है कि ये ठीक स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट? देखिए, मेरे ख्याल में एज फार एज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं, उसमें तो फैक्ट है कि वाकई सादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हासिल कर सकी। और अक्सर यही होता है कि वफाक के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है, GB के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सर वही जमातें जो है अक्सरियत हासिल करती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं हासिल कर सकी। PDM के बयानिए को किस हद तक मुस्तरद किया है? हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि PDM के बयानिए को कम से कम पूरी तरह नहीं अपनाया गया। जो पजीराई उसको मिलनी चाहिए थी या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमें मिलेगी, वो नहीं मिल
मिल सकी, तो ये तो हकीकत है। तो दोनों साइड्स के लिए कुछ विन है, कुछ लूज सिचुएशन है। जहां तक आपने बात की कि क्या पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ जो टारगेट है कि जी जनवरी तक ये हुकूमत चली जाएगी, इस वक्त तो कम से कम कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते, कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई देती कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो खतरे में है। मईशत के हवाले से अगर तो ये कोरोना संभल गया और इस कोरोना ने मईशत को हिट ना किया, तो ये हकीकत है कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो, डॉलर रेट की बात हो, हमें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मईशत के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन अगर ये ऑपोजिशन तहरीक मजीद फैल गई तो फिर मईशत को भी खतरात हो सकते हैं। ठीक है मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह आपको हमने दी और आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बात कर रहे थे मंसूर अली खान, जो कि बता रहे थे कल उन्होंने मरियम साहिबा से जो बात की उसके तनाजुर में इस वक्त इनका कहना है कि जनवरी में हुकूमत जाती नजर आती नहीं है और माशी अशारिये भी बेहतरी की जानिब बहरहाल जा रहे हैं मैक्रो लेवल के ऊपर। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अक्से खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। आज परवीन शाकिर जो कि फूलों की शायरा हैं, खुशबू की शायरा हैं, आज उनका यौम पैदाइश है, 68वीं उनकी सालगिरह है और इसी मौके पे हम उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। परवीन शाकिर के हवाले से हम अगर बात करें तो उन्होंने जो भी लिखा शानदार लिखा, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हल्के में या ख़वातीन को लेकर हम अगर ख़वातीन शौरा की बात करते हैं, शायरात की बात करते हैं, तो एक बेहतरीन नाम के तौर पे सामने रहीं। उनकी जितनी भी तहरीरें हैं, उनकी जितनी भी किताबें हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं कुछ लतीफ़ जज्बात की, तो उनको लफ्ज़ों का पैरहन देने वाली फूलों और खुशबू की शायरा ने खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम समेत दर्जनों शेरी कलाम लिखे। परवीन शाकिर ने अपनी शायरी में औरत और मोहब्बत को मौजू बनाया। आपने न सिर्फ ज़बान व बयान को नए उसलूब से हम आहंग किया, बल्कि गज़ल की रोमानवी कैफियत को निस्वानी आहंग से हमकिनार किया, और खुशबू के बाद सदबर्ग और खुद कलामी और इनकार जैसी शायरी की बेहतरीन किताबें लिखी, जो आज तक भी यकीनी तौर पर जो उर्दू शायरी पढ़ने वाले उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। आज अगर परवीन शाकिर हम में होती तो 68 साल की होती। बेहतरीन दिन है उनकी ज़िंदगी को लेकर उन पे बात करने के लिए, तो इसलिए हमने ज़रूरी और उनके जो इमरान साथ बात करें कि उनके कलाम को बहुत सारी गज़लों की शक्ल में भी गाया गया और वो बहुत मकबूल भी हुई, खूब फैल गई बात। बिल्कुल, उनको उनकी खदमात के एतराफ़ में आदमजी अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और 26 दिसंबर 1994 को 42 ईयर्स की उम्र में एक ट्रैफिक के हादसे में वो खालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन आज उनकी बर्थडे है, 68 बर्थडे है। वो विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो खुशबू की शायरा की बात हुई, शायरी की बात हुई, तो शायरी के साथ ही हम अगर बात करें उर्दू अदब की, ड्रामा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ड्रामे में अगर जो ड्रामे के किरदार हों वो ताकतवर हों, जो उसका स्क्रिप्ट है वो मजबूत हो, तो ड्रामा देखने का, ड्रामे जैसा कुछ है नहीं जो आपकी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट करता है। ऐसा ही हमारा एक ड्रामा सीरियल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का घमंडी जो आप देखते हैं आज रात 8 बजे देखते हैं, उसी के हवाले से हम बात करेंगे। और आपने ओएसटी सुना इस ड्रामे का, और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की बात कीजिए तो हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में मगन रहता है। और इस बार नाज़रीन टीवी स्क्रीन पर एक ऐसी कहानी इनकी नज़रों की जीनत बनने वाली है जिसमें हम दुनिया को अपने कदमों पर लाने के लिए घमंड इंसान को कभी कभी जो कहने तबाही के दहाने पर भी ला खड़ा करता है। और ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बेइंतहा हसीन होने के साथ साथ खुद परस्त और इंतहाई खुद गर्ज भी है। इस ड्रामे की बात कीजिए तो अब्दुल खालिक खान और इरम आफ्ताब ने इसे तहरीर किया और सुहेल जावेद की डायरेक्शन में ड्रामा बनाया गया। और वो खुद गर्ज लड़की हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, खुद गर्ज लड़की हमारे साथ, लेकिन बेइंतहा हसीन भी है। नाजिश जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच नाजिश। सबसे पहले तो अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अपने इस ड्रामे के हवाले से बताएं, इस किरदार के हवाले से बताएं, इससे पहले भी क्या आपने इस तरह का कोई किरदार अदा किया है? किरदार जो इसमें है बहुत मुख्तलिफ है। इससे पहले नेगेटिव किया है लेकिन इस तरह का नहीं किया, तो ये किस हद तक नेगेटिव है और किस हद तक जाएगा और कहाँ से ये अपना टर्निंग पॉइंट लेगा, उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको। अच्छा, बीइंग एन आर्टिस्ट, जिंदगी में कुछ तब्दीलियां भी आती हैं। सोशल मीडिया और ड्रामास की जिंदगी के बारे में हम अगर बात करें तो कितनी मुख्तलिफ लगती है आपको नाज़िश? बहुत मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया की ज़िंदगी तो मैं कोई ज़िंदगी नहीं मानती। ड्रामों में हम काफ़ी हद तक रियलिटी दिखाते हैं लेकिन हम ड्रामेटिक कर देते हैं, इसलिए शायद हम इसको ड्रामा कहते हैं। और असल ज़िंदगी आपकी, एक बात मैं यहाँ पे कहती चली जाऊँ, जो भी कैरेक्टर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जो भी अदाकार उसको निभा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो वही है।
ऐसा नहीं होता। आप रियल लाइफ में बहुत अलग होते हैं और ऑन स्क्रीन बहुत अलग होते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव है या कोई किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा ही कर रहा है। ड्रामे को ड्रामे की तरह ही हमें पता है इस वक्त आप शूट पर हैं, ड्रामा शूट करिए, लेकिन एक जल्दी से सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो इसमें भी बेशुमार कोबरा जो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़ात के लिए बच्चों की कुर्बानी तक दे देती हैं। अपने देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने इस कैरेक्टर के हवाले से? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था और जब मैं बीच में कुछ ऐसे सीन्स कर रही थी, वही बात है कि स्टोरी थोड़ी रिवील हो रही है कि कुबरा ने जब ये कुर्बानी दी या कुबरा ने ऐसे कुछ सीन्स किए, तो मैं नाज़ा जहांगीर उन सीन्स के ख़िलाफ़ थी, उस स्क्रिप्ट की लाइंस के ख़िलाफ़ थी। तो मैंने जब डायरेक्टर से बैठ के इस बारे में डिस्कशन की और फिर जब इस पर रिसर्च किया, तो मुझे बड़ी हैरत थी, हैरान थी मैं कि ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने करियर के लिए, जो अपने लाइफस्टाइल के लिए, जो अपनी एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन के लिए अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देती हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को, हर रिश्ते को साथ लेके चलिए, चाहे वो फिर माँ का रिश्ता है, शौहर का रिश्ता है या बहन का रिश्ता है। कुबरा ने नहीं ऐसा कुछ देखा, कुबरा ने सिर्फ अपने आप को देखा, क्योंकि वो एक खुदगर्ज लड़की है। उसकी सज़ा भी उसको मिली, तो क्या सज़ा मिली ये देखेंगे हम। चलें, अल्लाह करे जहाँ पे लोग आपके कैरेक्टर को पसंद करें, वहीं पे इस ड्रामे के हवाले से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए, लोग इससे लर्न भी करें। बड़ा इंटेंस लग रहा है वैसे इन टर्म्स ऑफ शूट। में देख रहा था मोहसिन और फहद के कुछ सीक्वेंसेस से, मोहसिन से हमने बात भी की थी, आपको याद होगा, और आज नाजिश हमारे साथ थी। बड़ा इंटेंस लग रहा है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। आज रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आप देख सकेंगे ड्रामा घमंडी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले एथलीट इरफान महसूद की, जिनका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है और वो एथलेटिक्स में मजमूई तौर पर अब तक 35 आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। हाल ही में इरफान महसूद ने मार्शल आर्ट्स में भारतीय खिलाड़ी कपिल कुमार का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। इरफान महसूद ने, हम अगर बात करें तो 100 पाउंड वजन उठाकर 1 मिनट में 51 स्क्वाट्स लगाए हैं और आलमी रिकॉर्ड बनाया है। इरफान महसूद भारत के 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसा कि इससे पहले हमने बताया, तोड़ चुके हैं। इससे पहले इरफान महसूद अमेरिका, बरतानिया, इटली, फिलिपाइन, इराक समेत कई मुल्कों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुके हैं। गिनीज बुक में इनका नाम है और इस वक्त ये एक्सप्रेसो के मेहमान हैं। इरफान, वेलकम टू द शो। जनूबी वजीरिस्तान से उठना एक पसमानदा इलाका है, शोरिश का शिकार रहा है, वहां से आना और छा जाना, क्या बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको गुड मॉर्निंग भी, और बताइए कैसे कर लिया आपने ये जनूबी वजीरिस्तान से आके। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। यकीनन ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 34वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा अप्रूव हुआ है। इसमें 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के मैंने तोड़े। अच्छा, 12 वजीरिस्तान, जी वो 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ इंडिया के मैंने तोड़े और साथ में 20 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल पे सबसे जो पुशअप के ज्यादा रिकॉर्ड है वो भी मेरे पास। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा इरफान, आपने इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं और इंडिया के मेरे ख्याल से 12 रिकॉर्ड की बात करें, 12 रिकॉर्ड तोड़े हैं आप। ये जो पुशअप्स लगाना है, फिजिकल स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप अपनी जो एक पैटर्न को, अपनी जो लिविंग हैबिट्स है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? पुशअप जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, इसमें पुशअप की जो कैटेगरी है ये बहुत टफ, इसके रूल्स बहुत टफ होते हैं, इसकी गाइडलाइंस बहुत टफ होती हैं। इसमें ये जो साथ में जो जितने भी मैंने रिकॉर्ड बनाए ये टोटली स्ट्रेंथ ये और फिटनेस के कैटेगरीज में आते हैं। इसके लिए काफी मेहनत हमें दरकार होती है, काफी प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है। इसके लिए एक खास डाइट की जरूरत होती है, जो तब जाके 4 या 5 घंटे रोजाना एक्सरसाइज वगैरह करके 1-2 महीने 3 महीने कई रिकॉर्ड जैसे होते कि उसके लिए हमें पूरे 5-6 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल भी है और हम देख रहे हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो विजुअल्स हमारे पास हैं, ये तो कोई घर है, ये कोई बाकायदा जिम या क्लब नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है और आप तो वेट लिफ्टिंग करें 2 बच्चों को उठाकर, जिनका वजन शायद ओब्वियसली एक जैसा नहीं होगा, तो ये कैसे कर पाते हैं? इसके लिए फिर आप स्केलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें तो मिलीमीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, औजान को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कैसे करते हैं ये फिर?
यकीनन ये जो हम गेम कर रहे हैं ये एक प्राइवेट स्कूल है, उसी में गेम कर रहे हैं। हमारे पास इंडोर हॉल नहीं है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो नहीं है। यकीनन हमें जो डिफिकल्टीज है वो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक हौसला है हमारे पास, एक जज्बा है अपने इलाके, अपने पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड लेवल पे रोशन करना है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। उसी जज्बे के थ्रू बस ये हमने अपना एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोशिश जारी रखी है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम बार बार में शामिल कर सके। इरफान, आप सुपरस्टार हैं, इसी जज्बे के आपके थ्रू। नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जब आता है आपको कितना प्राउड फील होता है? स्पेशली मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको किस तरह से सपोर्ट, कोई राब्ता हुआ, कोई सपोर्ट का कहा, जिससे साहब अभी कह रहे हैं कि आपके पास इंडोर हॉल्स नहीं है या प्रॉपर उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से किसी ने कोई राब्ता किया, किसी ने कुछ इमदाद या जो भी हेल्प के लिए कुछ कहा आपसे? आप देख सकते हैं कि हम अभी 37 गिनीज रिकॉर्ड मेरे पास है, 2 मेरे स्टूडेंट से 10 और 11 साल के बच्चे हैं, उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं। कुछ लड़के नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक प्राइवेट स्कूल में गेम कर रहे हैं सेकेंड टाइम। 37 गिनीज रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। 37 गिनीज रिकॉर्ड में एक दफा भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने अप्रिसिएशन या कंग्रेचुलेशन अल्फाज नहीं कहे, एक अप्रिसिएशन लेटर मुझे नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड। इंतहाई अफसोसनाक रवैया है हुकूमत की तरफ से कि एक खुशी का पैगाम तक नहीं दिया गया, एक ट्वीट तक नहीं किया गया। ये हमारे स्टार हैं, इंडिया के 11 रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और इतने दिल बर्दाश्ता बैठे हैं। आपको लाने का यहाँ पे मकसद यही था। आप इरफान इस हवाले से बात करें। बिल्कुल आखिर में एक तो जो भी आप कहना चाहें, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, उनसे, इस प्लेटफॉर्म से, और वो लोग जो कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर आपको अगर किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, एनीथिंग यू वांट टू से, अपने फैंस को कोई मैसेज, यस एनीथिंग। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में मार्शल आर्ट फील्ड में काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, उनको गवर्नमेंट अभी तक कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही। जिस तरह हमारा यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में, वजीरिस्तान में इंडोर हॉल की जरूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करे, ताकि जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो आगे बढ़े और वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान और अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें। ठीक है इरफान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उसके साथ साथ इज़हार हमदर्दी भी आपसे और बेस्ट विशेस भी हैं। आप हमारे स्टार हैं, कुछ ना होने के बावजूद अगर आप इतना कर रहे हैं, और महज एक हॉल अगर आपको मिल जाए और कुछ बेसिक फैसिलिटीज, तो आप कमाल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अथॉरिटीज़ है खास तौर पर, इसमें ISPR का बड़ा रोल है, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। अथॉरिटी सपोर्ट कर सकती है, करना चाहिए, ताकि मजीद आगे बढ़े इरफान महसूद जैसे हमारे टैलेंटेड स्टार। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, स्कूल्स की बंदिश तो हो गई, तालीमी इदारे बंद हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बच्चों को मसरूफ कैसे रखना है। बच्चे करेंगे क्या? हाँ करेंगे क्या, वालिदैन क्या करने वाले हैं, किस तरह की एक्टिविटीज उन्हें प्लान करनी चाहिए। और चूंकि अब कोरोना की जब हम बात करते हैं तो ये तालीमी इदारे जो हैं, सुबह सुबह बच्चे बेचारों के खिलाफ टॉपिक लेके बैठ गए। बच्चे एंजॉय करेंगे, मतलब एंजॉय नहीं करेंगे, पढ़ाना भी है उन्हें। और इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे हमारे वकार अहमद मलिक साहब। वकार में बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपने ज्वाइन किया, गुड मॉर्निंग। बच्चों को मसरूफ कैसे रखने, सबसे मैं पहले बच्चों के साथ हूँ सारी डिस्कशन। नहीं, मैं खुद बच्चों के साथ हूँ। मैं तो वालिदैन के साथ कभी रहा ही नहीं। और जो बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी जो चीज़ हमें कर सकते हैं वो ये है कि बहुत सारा एजुकेशन, अब आपको पता है 21st सेंचुरी है, तमाम चीज़ें, तमाम वो कंटेंट जो हमारी सेंसिटिविटी थी बच्चों के तालीम के हवाले से, वो सारी आपके मोबाइल के ऊपर पड़ी हुई है, वो सारी आपके नेट पे पड़ी हुई है। खान अकेडमी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिसोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल वेबसाइट है। सो खान अकेडमी ने बिल्कुल एक नई चीज़ लेके आया, वो खान किड्स के नाम से लेके आया। और जो खान किड्स है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं कि एक छोटे बच्चे जो है उनको पैटर्न रिकग्निशन कैसे सिखानी है, क्या करना है। वो बज़ाहिर गेम्स लगती हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि बैक एंड पे बच्चा कितनी बड़ी चीज़ें सीख रहा होता है। सो अगर आपका बच्चा जो है वो लाइक तीसरी क्लास से जरा पीछे है या उस तरह है, तो आप उसको खान किड्स पे ले जाएं, अदरवाइज उसको खान अकेडमी पे ले जाएं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद टेड टॉक का तो हम सबको आइडिया है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। टेड एड जो है, यानी टेड एजुकेशन की जो एक वो है, वो बहुत बड़ा एक रिसोर्स है एजुकेशन का। अच्छा, ये जो बड़े बच्चे हैं
उन्होंने अगर आपने बायोलॉजी या किसी भी चीज़ को किसी भी अपने उसको तैयार करना है वो क्रैश कोर्स पे चले जाएं। तो क्रैश कोर्स एक ऐसी वेबसाइट है जो 10 मिनट के अंदर ढेर सारा कंटेंट आपको दे देती है, वीडियो, यानी 10 मिनट की आपने वीडियो देखी और ढेर सारा कंटेंट आपको दे दिया उसने। ठीक है, तो अगर आपने कंसेप्ट अपने ठीक करने मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और इन चीज़ों के, तो फिर आपको खान अकेडमी पे जाना चाहिए। अगर आपको कंटेंट चाहिए मैक्सिमम तो फिर आपको क्रैश कोर्स पे जाना चाहिए। ये जो बात आप करें इसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों से ज्यादा वालिदैन को ट्रेन होने की जरूरत है कि उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना कैसे है। इसलिए मैं अब हमारे तो वालिदैन ट्रेन नहीं है, मतलब इस एज के जो एज ग्रुप के बच्चों के वालिदैन हैं, तो उसके लिए फिर क्या करें? क्योंकि शफकत महमूद साहब ने कहा जी ऑनलाइन लर्निंग करें, आप भी मशवरा दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता होगा तो सिखाएंगे ना जी बच्चों, अब छोटे बच्चों। इशू ये है कि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो तो यही इंटरनेट बेस्ड और वही चीज़ें हैं जो कि 21st सेंचुरी का है। अगर उसमें अगर कोई मुल्क या कोई भी कौम अगर वो पीछे रह गई है तो उसमें तो मेरा मतलब है ये स्टेट के मामला है ना, हम तो आगे कैसे जाए, हम तो suggest कर सकते हैं, 21st सेंचुरी के सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि वो वालिदैन जो वेले हैं, लाइक वेले से मुराद ये है कि जो 50% अब अटेंडेंस का मामला हो गया ना, तो अच्छा उनको भी कुछ जरूरी नहीं है कि वो बच्चों की लर्निंग अपनी जगह पे, अपनी जिंदगी भर आप लर्निंग करते रहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, लाइक वाईफाई है, यानी WIPHI वायरलेस फिलोसफी, ठीक है, तो वो फिलोसफी वहाँ पे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। डॉट मेमोराइज एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि खुद को एंगेज रखने की जरूरत है। अच्छा, एक और फैक्टर जो ये है कि जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, अब चूंकि कोरोना की वजह से बड़े लिमिटेड हो गए हैं बच्चों की एक्टिविटीज, घर के अंदर उनकी फिजिकल एक्टिविटी को हमने कैसे सिर्फ गैजेट्स पे तो ना लगना नहीं, डेफिनेटली गैजेट्स पे नहीं। आप ये तो अभी एक नई किताब जो बच्चे का मुकदमा है उसके हवाले से भी किसी टाइम बात करूंगा, उसमें यही चीज़ बार बार कही गई है कि आप जो टाइम निकालते हैं, मिसाल के तौर पे आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे को आप अपने साथ आपको रखना चाहिए और 1 घंटा या 2 घंटे जरूर ऐसा टाइम देना चाहिए जिसमें वो कलाबाजियां खा सके, कहीं कोई फील्ड में, किसी जगह, पार्क है आपके नजदीक, किसी भी जगह पे, तो वो तो डेफिनेटली वो तो पहली चीज़ है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये वालिद की और बच्चे की बात हो रही है, जिसमें माएँ बड़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा तंग भी वही आती है कि बच्चे फिर घर बैठ गए, गन डालेंगे, तंग करेंगे, कैसे होगा? माओ के लिए क्या है? सर, माओ का मामला ये है कि अगेन फिर वो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसमें माएँ दूर से चीखती रहती हैं। आपको पता है, माँ दूर से बर्तन धो रही हैं, दूर से चीखती रहती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि यार, माओ को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको उस प्रॉब्लम का हिस्सा बनना है, यानी बच्चे जिस बात पे आपस में खप डाल रहे हैं कि उनकी अम्मियां भी दूर से, एग्जैक्टली दूर से चीखती बच्चों भी दूर से, लेकिन वो जिस बात पे बच्चे खप डाल रहे हैं, आप उस खप का जब तक उस जो प्रॉब्लम उन बच्चों को है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उस वक्त तक वो बच्चे, आप बच्चों को भी पता होता है कि इसको पता ही नहीं है कि हमारा यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है खिलौनों का, खिलौना उसके लिए कायनात है, तो 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं तो उनकी तो जिंदगी वैसी है। थैंक यू वेरी मच वकार, आपने सुबह ज्वाइन किया। बच्चों को किसी रखना है, इस हवाले से वकार अहमद मलिक ने आपको टिप्स दे दिया। अभी मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और अब थोड़ा सा मजीद हार्डकोर एक टॉपिक हमारे पास है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से है। पिछले कई सालों से, जबकि कई दिहाइयों से, पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन के हवाले से शदीद चैलेंजेस का सामना है। तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली, तकरीबन 2.25 साल का अरसा गुजर चुका है। टैक्स आमदन में इजाफा तहरीक इंसाफ का मंशूर रहा है। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहा करते थे 8,000 अरब टैक्स लेकर दिखाऊंगा, लेकिन मुसलसल हम एम्बिशियस टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन हर बार वो टारगेट्स पूरे नहीं होते, और अगर पूरे करने भी हो तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरा करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस लोग देते नहीं है यहाँ पे। इवन टैक्स नेट में आने वाले लोग इंतहाई कम हैं जो कि बराह रास्त हिस्सा डालते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट कुछ तजावीज़ प्लान कर रही है टैक्स FBR के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए, कि स्ट्रक्चर को बदला जाएगा और इसमें बेहतरी लाई जाएगी। पहले शब्बर जैदी साहब जैसे और कई शख्सियात लाई गई, 5 चेयरमैन इनफेक्ट तब्दील किए गए, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। एग्जैक्टली इसी हवाले से हम डिस्कशन के हमें ज्वाइन किया है मुशीर बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और साथ साथ ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो FBR में टैक्स के मामले हैं, कलेक्शन में वाज़े बेहतरी नज़र आई, या इस हवाले से जो इजाफा है इसमें आप क्या इसके हवाले से इकदाम कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्लानिंग है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म का जो तसव्वुर है टैक्स पॉलिसी से मुताल्लिक या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक, वो बड़ा वाज़ेह है। सबसे पहले उसका नुक्ता ये है कि निज़ाम जो है वो इस अंदाज में तरतीब दिया जाना चाहिए कि उसमें
जी, आई थिंक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा लिंक करने की कोशिश करते हैं आपसे वकार साहब। थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि टैक्स नेट में लोगों को लाना इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, इसी हवाले से जरा उनसे बल्कि पूछ भी लेते हैं। आई होप यू कैन हियर अस नाउ। जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं वकार साहब, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए अब की बार हुकूमत क्या करने जा रही है? पिछली हुकूमत ने तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और दीगर मामलात में फाइलर नॉन फाइलर के लिए ऐसी शराइत लाई थी जिससे काफ़ी लोग आए थे इस नेट के अंदर। इस हवाले से हमें बताइए। हमारे पास इस वक्त 27 लाख टैक्स गुजार हैं, ठीक है, जो अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इन 27 लाख में से 10 लाख अफराद का कहना है कि हमारे पास कोई काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनसे हम सवाल करेंगे, उनके पास हो सकता है बड़ा माकूल जवाब हो। दूसरा हदफ हमारा ये है कि हमारे पास 64 लाख अफराद ने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा है। अब जिसने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा है उस पर यह फर्ज है कि वो हर साल अपना रिटर्न जो है वो जमा कराए। फिर तीसरे हमारे पास कंपनीज हैं, 1,03,000 उनकी तादाद है। इसमें से सिर्फ 45,000 कंपनीज जो हैं वो रिटर्न फाइल कर रही हैं, और उनमें से भी सिर्फ 13,000 ऐसी हैं जो 5 लाख रुपए की नेट इनकम जो कि काबिल टैक्स है उसका ऐलान कर रहे हैं। हमारे सेल्स टैक्स के अंदर भी यही हालत है, और यहाँ पर 2,72,000 ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है। 1,05,000 इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो रिटर्न नहीं फाइल कर रही, और जो उन पर फ़र्ज़ है, जो रज़ाकाराना तौर पर हमारे पास आएंगे उनके साथ बहुत ही नरम रवैया होगा, उनके साथ आसानी होगी, और हम यकीन दिलाते हैं कि ये अमल जो है ये आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी एफबीआर की बात की जाए तो लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब की बार ऐसा क्या नया होगा, क्या नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि लोग इस हवाले से इस पर अमल दरामद करें या इसको फॉलो करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, वज़ीर आज़म का जो मैंने नज़रिया भी बता दिया, तसव्वुर भी बता दिया, साथ ही उन्होंने हमें बिल्कुल खुला हाथ दिया है। वज़ीर आज़म हैं जो इंतहाई मुल्क के मफाद के अंदर इस बात को आखिरी मंजिल पे लेके जाना चाहते हैं कि जिसकी जो टैक्स की अदायगी वो करें। दूसरी तरफ देखें, माजी में जब भी ये काम होते हैं थोड़े दिनों की तवज्जो के बाद जो है ना ये ज़ाहिर हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमने भी वही किया तो हमारा भी अंजाम वो होगा। इसमें जो हमारा पूरा इदारा है हिम्मत और जाफिशानी के साथ ये लोग आगे बढ़ना ये करेंगे, तो मुझे यकीन है कि यही एक नई बात होगी कि हम अपनी तवज्जो को तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है। और अच्छा अगर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने देखा है, जो फाइलर बनना भी चाहते हैं मगर इस खौफ से फाइलर नहीं बनते कि उनके एसेट्स तक कोई गैर मुतल्लका शख्स न पहुंच जाए या फिर उनको बिला वजह तंग ना किया जाए एफबीआर की जानिब से, और ये किया जाता है, रिश्वत भी ली जाती है, हमें मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है, हम टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा कर लें कि आम आदमी बासानी से इसको फाइल करे और ये मामला बीच में से ख़त्म हो जाए, थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का? यहाँ पर तमाम जो इनफरादी या कंपनी का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल महफूज है, और कहीं उसकी जो है अशात नहीं होती। ये कानूनन जिम्मेदारी, यानी कि ये ख्याल करना कि अगर रजिस्टर बन गए तो किसी की सारी मालूमात किसी को पहुंच जाएंगी, ऐसा ना होता है और इंशाल्लाह ना होगा। अच्छा वकार साहब, इस बार जो लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होगा? क्योंकि हुकूमत ने नादरा और दीगर कंपनियों के जरिए इस बार डाटा कलेक्ट किया है, तो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है? हम तो तमाम CDA, KDA, LDA, फिर उसके अलावा जहाँ से रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस हैं प्रोविंसेस के, उन सब के अंदर भी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके पास बेपनाह डेटा है, उनके साथ तो हम इन सब लोगों से ताउन के मुआहदे कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे पास यानी FBR के पास अब तमाम रिकॉर्ड मौजूद है 10 करोड़ अवाम का जिनके पास मोबाइल फ़ोन है।
अभी तो मैं उसका इस्तेमाल भी मैंने नहीं शुरू किया। जो कुछ मैंने आदद और शुमार रखे हैं ये ज्यादातर मेरे यानी एफबीआर के अपने विदहोल्डिंग टैक्स की वजह से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको बुनियाद अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है जब शब्बर जैदी साहब चेयरमैन एफबीआर नहीं होते थे यही बातें वो भी किया करते थे, आई रिमेंबर। फिर जब आए तो कुछ नहीं कर पाए। खैर, आगे बढ़ते हुए अगर हम एफएटीएफ की बात करें तो वकार साहब वो भी हमारे सर पे तलवार लटक रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। दूसरी जाने पाकिस्तान बैसियत पाकिस्तानी आप समझते हैं बीइंग नेशन हमारी क्या जिम्मेदारी हैं जो हम पूरी नहीं करें, जरा इस हवाले से बता दें। देखें, एफएटीएफ के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त शराइत जो हम पर आयद की गई उनको हम पूरा कर रहे हैं और हम बड़े करीब आ गए हैं। बल्कि वो शराइत सारी पूरी हो गई हैं, लेकिन अमल दरामियत की जो मशीनरी है वो निस्बतन हमारी सुस्त है, उसको हमने तेज़ करना है। ये वाली चीज़ रह गई। अब आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब कोई मफर नहीं है। एफएटीएफ की वजह से भी रिजीम इतनी टाइट हो गई है पैसे के लेन देन की, ये छुपा के नहीं कर सकते आप, और हमें उसकी वजह से भी बेपनाह मालूमात जो हैं हासिल हो रही हैं। फिर इस मुल्क के अंदर अब बेनामी कानून हमने जो है शाया कर दिया है, वो नाफिजुल अमल हो गया है। हमारे लोग जिनको जिम्मेदारियां दी थी वो अपनी जगह पर आ गए हैं। साथ में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसका दफ्तर वजूद में आ चुका है, और इसी तरीके से कुछ हमें कोर्ट्स जो हैं डेजिग्नेट करने हैं जुडिशल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर, वो भी काम कर रहे हैं। तो अब तो ये बेनामी का किसी को तसव्वुर नहीं करना चाहिए। इतने बड़े मसाइल हैं टैक्स को लेकर, और ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। शब्बर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर का एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है ये मामला अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी हमारे रेवेन्यूज। दूसरी जानिब यकीनी तौर पे कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इकदाम करने की ज़रूरत है, और हुकूमत ने वैसे कोशिश की है, लेकिन अल्लाह करे इस पर अमल हो जाए। लेकिन मेनली अमला मैं बताऊँ ये गवर्नेंस का मामला है, इसको इम्प्लीमेंट अगर करवाया जाए। डाटा का मसला नहीं है, डाटा हमारे पास नादरा है। सिम्स की सूरत में 10 करोड़ का डाटा खुद वकार साहब कह रहे हैं मौजूद है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करें, इदारे बेहतर करें तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है, लेकिन अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताते चलें कि कोरोना ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जी पर पेशावर में 1000 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गई हैं। पेशावर में जिला इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में शादी हॉल्स का मुआयना, 4 शादी हॉल भी सील कर दिए। शादी हॉल के मैनेजर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जीटी रोड पर 2 बैंक भी सील कर दिए गए हैं। शहर में 2 भट्टे, बेशतर प्लाजे और होटल्स भी सील कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात लेते हैं। शाहजेब खान हमारे कोरेस्पोंडेंट इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शाहजेब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या अपडेट्स है, एकदम से इतना बड़ा एक्शन हो गया, क्या तफसीलात हैं? करने वाले जो शॉपिंग मॉल्स हैं और शादी हाल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और ये कार्रवाई जो है दिन रात हो रही है। रात जो है वो 4 शादी हाल जो है उनको सील किया गया है, जिसमें 2 शादी हाल जीटी रोड और 2 रिंग रोड पे है। इसी तरह जो कारखाना मार्केट है जो सबसे जी ठीक है शाहजेब, हम एक बार फिर अपने देखने वालों को बताएं, जैसे कि हमने पहले भी तफसीलात बताई हैं, 1000 दुकानें तकरीबन सील कर दी गई हैं। कई शादी हॉल्स और भट्टे इसमें शामिल हैं, इनको सील किया गया है। बुनियादी तौर पर हुकूमत ने कुछ हिदायत जारी की थी जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया। जिला इंतजामिया इस पर एक्शन में आई है, जैसा कि आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ इस वक्त ऑपरेशन किए गए हैं और बहुत सारी दुकानों को, भट्टों को, होटल्स को सील किया गया है। शाहजेब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, जरा तफसीलात से दोबारा आगाह कीजिएगा, वहीं से शुरू कीजिएगा। मैं यही बता रहा था कि गुज़िश्ता दिन से जिला इंतजामिया की तरफ से एसओपीज़ पर अमल दरामद न करने पर शॉपिंग मॉल और शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसका रात भी 4 शादी हॉल जो हैं जो इनडोर इवेंट करवा रहे थे उनको सील किया गया है, जबकि उनके मैनेजर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज जो कारखाना मार्केट है जो यहाँ के सबसे बिजी शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें से 450 दुकानों को सील किया गया है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो 1000 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। और जिला इंतजामिया की तरफ से बार बार यही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली असगर की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम एसओपीज़ पे अमल दरामद किया जाए,
और इन ताजरों को भी समझाया। ठीक है शाहजेब, इस हवाले से आगाह करते रहेगा और आपसे तफसीलात जानेंगे। फिल वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज है आप तक हमने पहुंचाई है, शाहजेब ने हमें आगाह किया कि पेशावर में बड़े पैमाने पर दुकानों को, रेस्टोरेंट्स को और शादी हॉल्स को सील कर दिया गया है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अब जरा जाते हैं हम देसी फूड की जानिब, और देसी फूड इस बार होगा सीरियन शवारमा इस्लामाबाद से। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F10 मरकज में, जहाँ पर है सीरियन शवारमा शॉप। इनके शवारमा की खास बात तो ये है कि यहाँ के जो शेफ हैं वो नहीं बनाते, बल्कि सीरिया से एक शेफ आए हैं जिन्होंने यहाँ पे शवारमा बनाना शुरू कर दिया था और इतनी एक साल में हाइप क्रिएट कर दी कि पूरे इस्लामाबाद में ना इनके शवारमा की धूम मच गई। इनके शवारमा में ऐसी क्या खास बात है, चले आए शेफ से बात करते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। चले आए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अदनान अबू आमिर, जो कि सीरिया से आए हैं और शवारमा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे बताएं कि आप जो शवारमा है वो कैसे बनाते हैं, रेसिपी क्या है? क्रिस्पी वाला ऐसे, शावरमा वाला मशीन वाला काटना ऐसे, ठीक है। बाद में इधर रोल वाला सॉस वगैरह, गार्लिक सॉस, अचार वगैरह, रोल, बाद में यहाँ पे क्वेला वगैरह ऐसे वाला। नहीं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन से डलते हैं, मसाले कौन से डाले जाते हैं? जो पूरा आपने इस्लामाबाद ना? जी जी, इस्लामाबाद भी है और दूसरा वाला भी है, बाहर वाला लेना, ठीक है। और ये ऐसे मसाला खास वाला ऐसे शावरमा, ये अरबी वाला है। कौन से अरबी मसाले हैं, कौन से खास अरबी मसाले? ये राज भी है, मैं ना बोले एक दो बता दें। नहीं। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तानी जो शवारमा मिलता है और सीरियन शवारमा, इसमें क्या डिफरेंस है? ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा। ये मसाला भी है और ये हम चाहिए ऐसे मसाला अंदर डाले ऐसे, तकरीबन ये 24 भी है तकरीबन टाइम वाला, बहुत ज़्यादा फ़र्क। और फ़र्क भी है यहाँ पे काटना, ये डायरेक्ट सैंडविच वाला। कैसे सैंडविच है ऐसे, ये टोर्टेला भी, लेकिन नाम ये टोर्टेला के नाम खास शवारमा जी, और गार्लिक सॉस और अचार या पिकल्स, ठीक है, नाम मुखल्ल, अरबी मुखल्ल, और थोड़ा सा चिप्स है और चिकन भी है। बाद में ऐसे रोल और कोयला और या ग्रिल भी है, दोनों भी है, दोनों किस्म भी है। ऐसे असल शावरमा सीरिया में मैं पहले ऐसे बनाऊँ, ऐसे मैं असल मेहनत है ऐसे स्वीट, कुनाफा, बसबूसा, बकलावा, और ये ऐसे शावरमा। आपको कैसे ख्याल आया सीरियन शवारमा? मैं पहले वर्ष तकरीबन 8 साल 8.5 साल में उधर थे, मैं सब ऐसे चक्कर है, ऐसे मसाला भी है और ये पता नहीं क्या ऐसे डिफरेंस, ऐसे सब लोग पाकिस्तानी ऐसे स्पाइसी खाना, हम चाहिए ऐसे मुख्तलिफ भी है, हम चाहिए ऐसे अरबी सीरियन उधर है, बाद में टेस्ट बगैर स्पाइसी और मसाला दूसरा वाला कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसे प्यार और मोहब्बत ये पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। शवारमा आपका कैसा है ये तो खा के पता चलेगा। अब मुझे आप बताएं कि आप मुझे कौन सा शवारमा खिलाएंगे? ये शावरमा चिकन भी है और ये बीफ भी है और शीश ताऊ भी है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह नए वाला ऐसे ये प्लेट भी है, हाफ प्लेट या फुल प्लेट अरबी वाला से ग्रिल लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। ऐसे सब ये टेस्ट, लेकिन स्पेशल वाला ऐसे अरबी वाला है, यानी आप अरबी वाला जी 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 ऐसे ये नाम ऐसे है, और सीरियन पे ऐसे नाम ये प्लेट अरबी, सहन अरबी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सलीम शाह हाशिम, इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलाम देता हूँ सब आपका ग्रुप को, और मेरा ये माइंड ये आ गया कि अबू आमिर मेरे पास आ गया, उसने कहा कि मैं और हम दोनों मिलजुल करके एक माइंड चलाया कि यहाँ पे शौरमा बहुत सारी है पाकिस्तानी शौरमा, पर इसमें स्पाइस बहुत ज़्यादा है। हमने कहा कि यूनिक चीज़ सीरियन शौरमा का जो ऑथेंटिक शौरमा है, वहाँ से हमने यहाँ पे एक शुरू कर ली इस्लामाबाद में। तो हम तकरीबन 1 साल हो गया हमने ये चीज़ शुरू की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब माशाल्लाह कस्टमर भी खुश है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे बहुत रश है, लोग टोकन ले रहे हैं। जब आपने स्टार्ट किया था तब भी टोकन सिस्टम था या फिर अभी आया? जी शुरू में से जो हम इस तरह टोकन है, और शुरू बहुत ज़्यादा रश था, हम बहुत हमारा शौरमा जो है बहुत स्लो चल रहे थे। अभी माशाल्लाह हमने मशीन बढ़ाया और स्टाफ बढ़ा दिया, और हमने अपना काम अपना स्पीड जो है बढ़ाया। आप मुझे बताएं कि आपने ऑर्डर किया है या खाया है? नहीं, इनका मैंने शवारमा टेस्ट किया, लेकिन ये है कि बाकी सब शवारमा से इनका शवारमा जो है डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसके शवारमा में? डिफरेंट ये है कि इनकी रैपिंग डिफरेंट है, इनका टेस्ट डिफरेंट है, जो बेसिकली ये स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है बाकी सब शवारमा से। अच्छा, आप कितना अर्सा हो गया खाते हुए? तकरीबन ये हो गए लास्ट फ्यू ईयर्स हो गए, 1 साल हो गया इनके पास में आ रहा हूँ।
अच्छा ठीक है, तो तब से आप खा रहे हैं ये जी, तब शवारमा? से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। फिर कहीं और नहीं गए शवारमा नहीं, कहीं और नहीं गया। इनके स्पाइसेस जो हैं वो बाकी सब शवारमा से डिफरेंट हैं, बिल्कुल लेस स्पाइसी शवारमा ये बाकी सब से डिफरेंट है। आप आए कहाँ से हैं? मैं बेसिकली गुजरात से आया हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ से आए शवारमा लाहौर से। खाने? लाहौर से आए हैं, तो नहीं, कैसा? लाहौर से मैं फिरने आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मशहूर है एंड आई जस्ट वांटेड सम चेंज ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर, तो मैं यहाँ पे आया हूँ खाना खाने। आप यहाँ पे जो शवारमा है कब से खा रहे हैं? मैं तो क्योंकि रहता ही इधर हूँ और एफ्टन अक्सर आता रहता हूँ, तो थोड़ा क्विक स्नैक इट्स रियली गुड। अच्छा, तो टेस्ट में क्या फ़र्क लगता है? टेस्ट में यही में सबसे बड़ा तो यही फ़र्क है, जो पाकिस्तानी शवारमा है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है और जो ये है एज़ कम्पेयर टू दैट वन काफ़ी कम है स्पाइस में, और जो चिकन है इसके अंदर दैट्स रियली वेल कुक्ड एज़ कम्पेयर टू द वन वी हैव हियर। नाजरीन, मेरे लिए स्पेशल अरेबिक शवारमा आ चुका है। अब मैं इसको टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी ये है कैसा। नाजरीन, इस्लामाबाद का मशहूर सीरियन शवारमा मैंने खा लिया है। ये इतना मज़ेदार है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अब मिलते हैं अगले खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर कुछ इकोनॉमी को लेकर। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, जिसमें जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें तो इजाफा बताया गया है, लेकिन उसके साथ साथ शरह सूद को 7% के ऊपर बरकरार रखा गया है। ताहम ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो GDP के 2% तक रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, शरह सूद 7% तक रखी गई है, जिससे जो सरमायाकारी है उसको बेहतर बनाने के लिए स्टेट बैंक ये चाहता है कि इक़दाम किए जाएँ। विद दैट जो अफरात ज़र की शरह है, जो इन्फ्लेशन है, वो 7 to 9% स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो महंगाई है उसमें यकीनी तौर पर इजाफा रह गई। और कुछ अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो स्टॉक एक्सचेंज पे इस वक्त थोड़ा मंदी का रुझान रहा है। कल के हवाले से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ये कहते नजर आते हैं कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स इकोनॉमी के वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। जैसे वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स पे कुछ इजाफे की बात करते हैं, और आज हमने चूँकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात की थी तो वो भी पिछले साल इस वक्त के मुकाबले में तकरीबन 4% बेहतर रही थी। तो कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी। अब अच्छी बात करेंगे, मौसम ये भी की अच्छी बात है। मतलब ठीक है, बाद में ना अभी शुरू में हमने इतनी डराने वाली बातें की, फिर हम अच्छी बातों की तरफ आए, तब हम मौसम की बात करेंगे। और गिलगित पे बर्फबारी हो रही है, तो अभी जो मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर इतने खूबसूरत है। वैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि लाइव शो की वजह से आप हम नहीं जा इस तरह सकते, की आगे चीजें चलिए। ना है ना मिस करते हैं। शायद कोई सुन ले, मतलब कोई तो सुन रहा होगा। तो ये आप मनाजिर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत वेदर है। और इसी तरह से यहाँ पे सयाबी आते हैं, और पूरे साल इस मौसम का बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि यहाँ पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन बनाएं। और अब तो छुट्टियां भी हो गई हैं, छुट्टियां भी हो गई हैं, आप जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और इस दफा हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाते थे अब वो शिमाली इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि वीजाज बंद हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग शिमाली इलाकों में जा रहे हैं। इससे जो हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म है वो बहुत बेहतर होगी। लेकिन तगड़ी गाड़ी लेकर जाएं, ऐसी गाड़ी जो अगर नामसाइद हालात हो बर्फ के और मौसम के, तो आपका साथ दे, वरना धक्का लगाते रहेंगे और मसाइल बढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, बहुत हिदायत आ जाएंगे, वेकेशन पर जाएंगे, लेकिन कोरोना को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ख्याल रखना है। कोविड की सिचुएशन में आपने अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना है। हम बार बार एक्सप्रेसो पे आपको कहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि अभी भी आपने इस बीमारी को या इस वायरस को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। या आपके लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा ये बिल्कुल। और बर्फबारी इंजॉय जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब जा रहा है, तो हम पोल की बात कर लेते हैं। पोल भी हमारा कुछ रिलेटेड था। बिल्कुल, पोल रिजल्ट्स आपकी टीवी स्क्रीन पे आ चुके हैं। पोल हमारा था, क्या तालीमी इदारे बंद करने का हुकूमत की जानिब से जो फैसला है वो दुरुस्त है और बरवक्त है। इस पे रिजल्ट्स आए हैं। 79% लोग कहते हैं यस, जबकि 17% लोग कहते हैं नहीं, 4% कहते हैं सारे पता नहीं। वालिदैन के मोबाइल ना बच्चों के पास हैं, व्हाट्सएप वो यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल क्योंकि बच्चे तो खुश ही होंगे ना ऐसे मौकों पे कि जब उनको छुट्टियां मिल गई हैं। और लेकिन वालिदैन परेशान भी हैं। बड़े अच्छे मशवरे हमने आपको दिए थे। ये सेगमेंट हम जब सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो सारी वेबसाइट जो वकार मलिक साहब ने आपको बताई थी ना, वो आप देखिएगा, आपके काम। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स पे आपने फीडबैक देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।